अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने फॉलो करनी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हवाले से, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नेचुरल इम्यूनिटी और एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल की भी दो टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव, एंड आर्टिफिशियल की भी एक्टिव और पैसिव दो टाइप्स हैं। इनको हम डिटेल जो है वो उनकी डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। Acquired immunity, it refers to the type of specific immunity that develops after the exposure to an antigen or is produced after antibodies are transferred from one animal to another। यानी ये नेचुरली अकरिंग ऐसी चीज़ नहीं है, बाय बर्थ नहीं है। बेसिकली ये तब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सिस्टम जब कोई भी एंटीजन अटैक करती है या किसी चीज़ का बेसिकली सामना करना पड़ता है बॉडी को, और उसी टाइम पे जो रिस्पॉन्सेज क्रिएट किए जाते हैं, दैट आर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले हम कैटेगरी देते हैं नेचुरली एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसकी दो किस्में, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। Naturally acquired active immunity occurs when an animal immune system comes into contact with an appropriate antigenic stimulus during the course of daily activities। ये वो सिस्टम है कि जब भी कभी नॉर्मल लाइफ की रूटीन के अंदर किसी वायरस का अटैक हो जाता है, कोई बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, कोई टॉक्सिक एजेंट यानी किसी ड्रग की फॉर्म में, दवाई की फॉर्म में जो रिएक्शंस कर जाती हैं, मुख्तलिफ तरह की एंटीजेंस अगर बॉडी में दाखिल हो जाएँ, उसके नतीजे में जो नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम काम में आ जाता है, ट्रिगर हो जाता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब क्या है कि हमारा जिस्म खुद काम करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर हमारा ब्लड और ख़ुद ही रिस्पॉन्स देगा। The immune system responds by producing the antibodies and sensitized lymphocytes, then inactivate the antigen। इसमें होगा क्या कि जैसे ही एंटीजेंस एंटर होगी ब्लड के अंदर, ब्लड का इम्यून सिस्टम फ़ौरन रिस्पॉन्स देगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, लिम्फोसाइट्स काम में आ जाएंगे और वो उस एंटीजन को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड कैन बी ईदर लाइफ लॉन्ग, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए भी हो सकती है इम्यूनिटी, जैसे मीज़ल्स हैं या चिकन पॉक्स वगैरह हैं। इनकी जब एक दफ़ा अटैक होता है उसके बाद बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ पैदा करती है और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो हमेशा के लिए उसको एक वैक्सीन का काम करती हैं बॉडी के अंदर और हमेशा इसको बचा के रखती हैं। जन दोबारा अटैक बहुत मुश्किल है कि उनको मीज़ल्स का या चिकन पॉक्स का होगा। और इट लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू ईयर्स, यानी कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा देर पा नहीं होती हैं, दोबारा अटैक हो सकता है, लाइक टेटनस। तो ये हमारी बेसिकली नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। क्या चीज़ कि जब भी किसी एंटीजन का अटैक होता है नॉर्मल रूटीन लाइफ में चलते चलते, तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट करके उसका मुकाबला खुद करता है, एंटीजन को उस वक्त इनएक्टिवेट कर देता है, लेकिन साथ ही साथ वो हमें लाइफ लॉन्ग या कुछ अरसे तक जो है वो उसके अगेंस्ट हमें एक प्रोटेक्शन दे देता है। तो उसमें मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ की एग्जांपल्स आ जाती हैं अगर वो लाइफ लॉन्ग है, जैसे मीज़ल्स और चिकन पॉक्स हैं, और टेटनस वगैरह जो है उस तरह की सिचुएशन में हमें कुछ सालों तक कम अज़ कम उसका तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी इसी में है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी ने खुद से कुछ भी नहीं किया बल्कि ये कहीं से मिला है नेचुरली। It involves the transfer of antibodies from one host to another. For example, in a pregnant mammal, some of the female's antibodies pass across the placenta to the fetus। यानी जब मदर के अंदर बेबी डेवलप कर रहा है, मदर की कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसके प्लेसेंटा के थ्रू शिफ्ट होकर फीटस के अंदर चली गई हैं। अब फीटस को वो तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ मिल गई हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी जो है वो मदर की तरफ से उसको पैसिवली ट्रांसफ़र की गई है। वॉट एवर इम्यूनिटी द फीमेल हैज़ इट शी ट्रांसफर्स टू द न्यू बॉर्न। Certain other antibodies pass from the female to her offspring in the first secretions called the colostrum from the mammary glands। यानी उसके बाद पैदाइश के बाद जब बेबी को नर्चर करती है, जब वो मिल्क फीड कराती है, तो शुरू की जो सिक्रीशंस होती हैं जिनको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो क्लोस्ट्रम भी एंटीबॉडीज़ का अच्छा खासा ज़ख़ीरा होती है। तो उस क्लोस्ट्रम के ज़रिए भी मदर से फीटस या मदर से जो उसका न्यू बॉर्न है उसको ये चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, वैक्सीन्स की आप कह सकते हैं या उसको एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशंस कह सकते हैं। Unfortunately, naturally acquired passive immunity generally lasts only for a short time, maximum for weeks or months at the most। यानी इसमें क्या है कि कुछ शुरू का जो अरसा है, यानी न्यू बॉर्न जो है उसको कुछ महीनों के लिए कम से कम सेफ्टी मिल जाती है, जब तक वो खुद से उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं कर जाता, उस वक्त तक उसको सहारा मिल जाता है कि मदर की तरफ से उसको कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, ताकि शुरू का जो सीज़न है उसको वो आराम से गुजार सके। अब नेचुरली एक्वायर्ड के अगेंस्ट है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में भी उसी तरह की दो टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इट रिजल्ट्स फ्रॉम इम्यूनाइजिंग एन एनिमल विद अ वैक्सीन। अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि किसी बीमारी ने, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक नहीं किया, बल्कि हम खुद से ही लिटरली ऐसा करवा रहे हैं।
और हमने उसको क्या करना है कि किसी एनिमल के अंदर वैक्सीन की शक्ल में या इंजेक्शन की शक्ल में हम उसको इम्यूनाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन हम उसको बेसिकली एंटीबॉडीज़ नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एंटीजेंस एंटर कर रहे हैं। लेकिन वो एंटीजेंस एक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी डेड फॉर्म है, एटीन्यूएटेड फॉर्म है उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि डिजीज़ के कॉज करने वाले हैं। तो लिटरली हम उस बीमारी को उसके अंदर नहीं भेजना चाहते, बल्कि हम उस बीमारी के जरासीम को कुछ उसको डेड फॉर्म में या उसकी किल्ड फॉर्म में जो है वो एंटर करते हैं, ताकि उसकी बॉडी ट्रिगर हो जाए। उसके ब्लड में जब ये चीज़ें जाएं तो फ़ौरन ही जो उसका ब्लड सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो ट्रिगर हो जाए, उसको पता चल जाए कि कोई नॉन सेल्फ पार्टिकल्स अंदर आए हैं, तो फ़ौरन ही वो एक्शन में आ जाए और वो अपने अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर दे और इस तरह से एक्टिवली अपने अंदर इम्यूनाइजेशन पैदा कर ले। A vaccine consists of a preparation of either killed microorganisms, living, weakened, attenuated microorganisms और inactivated bacterial toxins called the toxoids। मुख्तलिफ शक्लों में जो चीज़ें हैं इनको हम बॉडी में एंटर करवा सकते हैं। That is administered to an animal to induce the immunity। यानी हमने काम सिर्फ क्या करना था कि एनिमल के अंदर इन सारी चीज़ों को, किल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो या एटीन्यूएटेड हो, यानी वो वीक हुए हुए हों, उनको वो एक्टिव फॉर्म में नहीं दिया जाता, क्योंकि एक्टिव होंगे तो जाहिर है आगे जाकर वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं या वो उसकी फॉर्मेशन ख़राब हो सकती है। तो इसमें मुख्तलिफ टॉक्सॉइड्स जो हैं उनको इंजेक्शंस की फॉर्म में डाला इसलिए जाता है कि उसको इंड्यूस कर दें, यानी ट्रिगर कर दें उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को। सच डेलिब्रेट कॉजिंग ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ये तो हो गई हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें एनिमल क्या करेगा, जैसे ही कोई एंटीजन के तौर पर किसी चीज़ को लेगा तो फ़ौरन अपने अंदर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके ख़ुद ही एक्शन करेगा और उसको इम्यूनाइज़ कर लेगा अपनी बॉडी को। सेकेंड इज़ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब क्या है कि आपने तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ ही दे दी हैं, उसके एनिमल के जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर नहीं किया कि वो खुद से प्रोड्यूस करे, बल्कि आपने तैयारशुदा ही एंटीबॉडीज़ उसको दे दी हैं। It results from the introducing into the animal antibodies that have been produced either in an other animal or by specific in vitro methods। यानी या तो लेबॉर्ट्री में आपने तैयार किए हुए थे वो एंटीबॉडीज़, या फिर जो है वो तैयारशुदा किसी दूसरे एनिमल से लेकर इस एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर दिए हैं। बहरहाल इसमें उस एनिमल को पर्टिकुलरली कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसका इम्यून सिस्टम कोई से खुद से रिस्पॉन्स नहीं देगा, बल्कि आपने तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ ही उसको दे दी हैं। ऑल्दो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ इमीडिएट, इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। यानी वो वक्ती तौर पर काम करती है, जैसे एक मेडिसिन काम किया करती है। इट इज़ अबाउट 3 weeks। एन एग्जाम्पल इज़ बोटुलिनम, एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द हॉर्स एंड गिवन टू द ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग। यानी एक केस ऐसा बताया गया है कि फूड पॉइजनिंग, जिसको हम बोटुलिज्म का नाम देते हैं, अगर उसका केस है तो उस सूरत हाल में क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी एक्शन दिखाना है, तो उस मकसद के लिए हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हॉर्स में तैयार करवाई गई हैं, उससे जो है एक्सट्रैक्ट लेकर उसको ह्यूमन बॉडीज़ में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि फ़ौरन उस बॉटुलिज्म का ख़ात्मा किया जा सके उस एंटीटॉक्सिन की मदद से। अब हम दो टर्मिनोलॉजी जो बेसिक इम्यून सिस्टम के हवाले से मैटर करती हैं, दैट इज़ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़। उन टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं कि एंटीजेंस होती क्या हैं। An elaborate recognition system allows the mammalian immune system to distinguish self from non-self। यानी एक तो एनिमल के अंदर इनहेरेंटली जो है वो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, जिसमें उसके अपने अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके अपने हैं और डेवलपमेंट में साथ साथ चलते रहे हैं, उनको वो सेल्फ के तौर पर पहचान चुका होता है। और बाहर से कोई भी चीज़ आती है उसको वो हमेशा नॉन सेल्फ के तौर पर लेता है, जिस चीज़ से वो आगाह नहीं होता पहले से या उसको कोई वाकफियत नहीं होती है। तो मैमेलियन इम्यून सिस्टम पहले से ही इस तरह से ट्रेन हुआ हुआ होता है कि वो सेल्फ को नॉन सेल्फ से डिस्टिंग्विश कर सके। Prior to birth, the body inventories the proteins and various other large molecules present in the body as self and inactivates most of the जेनेटिक प्रोग्रामिंग फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज़ ऑफ सेल्फ मॉलिक्यूल्स। तो पैदाइश से पहले ही ये सारा सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका होता है, जिसमें सेल्फ की पहचान हो जाती है और नॉन सेल्फ की भी पहचान हो जाती है कि सेल्फ को देखना है और सेल्फ के मुताबिक ही अपनी बॉडी में कोई भी ऐसी एंटीबॉडी तैयार नहीं करनी है जो कि सेल्फ को आकर जो है वो ख़त्म कर दे। ठीक है, तो अपनी बॉडी को बेसिकली इस तरह की प्रोग्रामिंग दे देनी है कि फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज़ ऑफ सेल्फ मॉलिक्यूल्स, यानी सेल्फ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट कोई ऐसी एंटीबॉडी ना बन जाए या कोई ऐसी प्रोटीन्स एक्टिवेट ना हो जाए कि अपने ही टिश्यूज़ ख़राब होना शुरू हो जाए या उनकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाए। सिर्फ नॉन सेल्फ अगर कोई एंटर होता है तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मुताबिक एंटीबॉडीज़ क्रिएट की जा सकें।
Subsequently, the body can distinguish self molecules from the foreign non-self substances, and lymphocytes can produce specific immunological reactions against the foreign material, leading to its removal. उसके बाद क्या है कि जब भी बॉडी का सेल्फ जो है उसको पहचान हो जाती है, अब बर्थ के बाद जब जब एनकाउंटर किया जाता है किसी भी टॉक्सिक एजेंट को, कोई भी एंटीजन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नॉन सेल्फ पार्टिकल के तौर पर अपनी बॉडी में देखते हैं कि ये एंटर हो चुका है, फ़ौरन लिम्फोसाइट जो है वो एक्शन में आ जाते हैं और लिम्फोसाइट उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. Foreign or non-self substances or markers to which the lymphocytes respond are called antigens. यानी ऐसे नॉन सेल्फ पार्टिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी के अपने नहीं होते, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, और उनको हम मार्कर्स का नाम भी दे सकते हैं. मार्कर्स का मतलब क्या है कि वो एंटीबॉडीज़ के साथ जाकर स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे, तो उनको बेसिकली मार्कर्स इसलिए कहा गया. तो कोई भी ऐसे फॉरेन नॉन सेल्फ पार्टिकल्स जो कि बॉडी में एंटर हो जाते हैं और जिनके अगेंस्ट हमारा लिम्फोसाइट, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाता है और वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, यानी अपने अंदर से एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, उन सारे सब्सटेंसेस को हम एंटीजेंस का नाम देते हैं. तो एंटीजेंस क्या है? सिंपली ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि नॉन सेल्फ होते हैं और जो कि जैसे ही आते हैं फ़ौरन हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो ट्रिगर कर देते हैं और वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देते हैं या जनरेट कर देते हैं हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को. दीज आर कॉल्ड एंटीजेंस. मोस्ट एंटीजेंस are large proteins or other complex molecules with a molecular weight generally greater than 10,000. तो ये एक जनरली एंटीजन की डेफिनेशन है कि ये ऐसे प्रोटीन या ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, लिविंग सब्सटेंसेस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, कैंसर सेल्स हो सकते हैं, जिनको भी बॉडी पहचानती है कि ये हमारा अपना नहीं है, ये मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से आया हुआ है या इसकी फॉर्मेशन हमारे जैसी नहीं है. कैंसर सेल्स होते अंदर के तौर पर ही हैं, लेकिन उनकी क्योंकि डेवलपमेंट, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो अपनी बॉडी से मैच नहीं कर रहा होता, इसलिए वो भी एंटीजेंस के तौर पर लिए जाते हैं. सेकेंड टर्म इज़ एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ क्या हैं कि जो हमारे बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स में से जो मुख्तलिफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स निकलती हैं उनको हम एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं. Plasma cells manufacture antibodies or immunoglobulins, a group of recognition glycoproteins present in the blood and tissue fluids of birds and mammals. स्पेशली जो एंटीबॉडीज़ है वो बर्ड्स और मैमल्स के ब्लड में प्रोड्यूस होती हैं और ये बी लिम्फोसाइट्स करते हैं. बी लिम्फोसाइट से एक प्रोडक्शन होती है प्लाज्मा बॉडीज़ की, प्लाज्मा सेल्स की, और प्लाज्मा सेल्स अपने अंदर से ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स या ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये रिलीज़ करते हैं, उनको हम एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं. All the antibody molecules have a basic Y-shaped structure composed of 4 chains of polypeptides connected by disulfide bond. यानी हमारे पास किसी भी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी हम ले लें, उसका एक बेसिक पैटर्न होता है जिसमें वाई शेप में ये चेन्स अरेंज होती हैं. इसमें हमारे पास टोटल 4 चेन्स होती हैं. 2 ये हैवी चेन्स हैं. हैवी का मतलब क्या है? ये लार्जर साइज़ की हैं, ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इनका. और 2 हमारे पास लाइट चेन्स होती हैं. तो इनमें बेसिकली इस वाई शेप स्ट्रक्चर में, किसी भी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में उसका वाई शेप पैटर्न होता है और उसमें टोटल 4 हमारे पास ये प्रोटीन चेन्स होती हैं. The arms of Y contain binding sites or fragments FAB for the specific invaders or antigens. यानी ये जो Y के आर्म्स हैं, आर्म्स ये वाले हैवी चेन्स के या लाइटर चेन्स के, इसके ऊपर आप वाइट कलर का रीजन देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल रीजन. वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफिक होते हैं. हर एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट जो स्पेसिफिक है उसके लिए ये वेरिएबल साइट है. यानी एक एंटीजन जो है वो वायरस के लिए है तो ये वेरिएबल साइट उस वायरस के लिहाज से मखसूस होगी. कोई दूसरी एंटीजन बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के हिसाब से ये और तरह की होगी. तो कोई टॉक्सिक एजेंट, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस है, ये वेरिएबल स्ट्रक्चर उनके लिहाज से और तरह का होगा. तो हमारे पास ये वाली जो साइट है, जो आर्म्स हैं इस वाई शेप की, ये बेसिकली रिकग्निशन साइट्स होती हैं और एंटीजन को अपने साथ बाइंड करती हैं. एंटीजन बाइंडिंग साइट्स और फ्रेगमेंट्स FAB. तो आर्म के जो ये वाले रीजन्स हैं जिनको हम वेरिएबल साइट्स कहते हैं, ये बेसिकली ऊपर वाले हिस्से हैं एंटीबॉडी के, जो कि एंटीजन को अपने साथ अटैच करने के लिए ये वाले हिस्से मखसूस होते हैं. The arms of Y contain binding sites or fragments for specific invaders or antigens. The tail of Y can activate the complement system. ये जो टेल है इसको हम कहते हैं कि ये हमेशा तकरीबन कांस्टेंट रहती है. FC फ्रैगमेंट जिसको हम कह रहे हैं कि ये तकरीबन कांस्टेंट रीजन होता है और इसका काम क्या है कि ये जिस भी प्लाज्मा सेल के साथ ये अटैच हुई हुई है, अपने रिसेप्टर साइट के ऊपर अटैच हुई हुई है, उसके अंदर ही मुख्तलिफ तरह के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को ट्रिगर कर देती है. इट एक्टिवेट्स अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 20 डिस्टिंक्ट डिफेंसिव प्रोटीन्स इन सीरम और बाइंड टू द रिसेप्टर और फेगोसाइटिक सेल्स. यानी इनका काम क्या होता है कि रिकग्निशन करना और दूसरे सेल्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना.